आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज पता नहीं क्यों बहुत पुरानी एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है, जिसके मुख्य बोल थे, ना इज्जत की चिंता, ना फिकर किसी ईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। शायद बहुत सारे लोग मेरे भाव समझ रहे होंगे। आज मैं फिर से बात कर रहा हूं जनपद फतेहपुर की। जनपद फतेहपुर में पिछले लगभग 1 वर्षों से, चाहे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, दोनों के उच्चाधिकारी जनपद फतेहपुर में निरंतर बने हुए हैं। और इन 1 वर्षों में जो बहुचर्चित घटनाएं हुई हैं, यदि मैं केवल उनकी सूचियां निकालने लगूं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। वर्ष 2024 दीपावली की रात एक ANI के संवाददाता को उसके घर में घुसकर करके मार दिया गया था। काफी दिन तक हो हल्ला चला। मीडिया वालों ने तमाम खबरें छापी, तमाम न्यूज़ें चलाई, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 बात। उसके नामजद मुलजिम पकड़े गए। लेकिन ये मेरा अपना चैलेंज है कि उन नामजद मुलजिमों की ये औकात नहीं थी कि इतने बड़े संवाददाता की वो हत्या कर देते। निश्चित रूप से उन हत्यारों के पीछे कोई इतने बड़े हाथ थे जिन तक पुलिस न पहुंच पाई, और अगर पहुंच भी गई तो उनको खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। और वो झगड़ा, वो हत्या भी जमीन के सौदों को लेकर के हुआ था, ऐसा बताया गया। उसके बाद एक और पत्रकार की हत्या हुई, कर्णा सिंधु चतुर्वेदी की, जिसको सामान्य चोट दिखा करके उसको भी आनन फानन में निपटा दिया गया। यद्यप बहुत सारे पत्रकार संगठनों ने इसके बारे में भी आवाज उठाई, लेकिन परिणाम फिर कुछ नहीं निकला। बीच बीच में न जाने कितने लोगों की हत्याएं जनपद में हुई, लेकिन खुलासा शायद ही किसी का हुआ। मेरी नजर में एक केस आता है, दिनांक 14-15 अगस्त 2024 का। उस रात में थाना असोथर के, नगर पंचायत असोथर के वार्ड नंबर 10 रानीगंज के एक निवासी जगलाल को रात में मार दिया जाता है। उसकी FIR के लिए उसका एकमात्र पुत्र लगातार पुलिस अधिकारियों से गुहार पर गुहार लगाता रहा, और अंततः लगभग 6 महीने बाद FIR दर्ज कर दी जाती है थाना असोथर में, वो भी अज्ञात हत्यारों के नाम से। और लगभग 18 महीने बीत जाने के बाद भी उन अज्ञात हत्यारों में से किसी की भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। कल जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव हो रहे थे, इस जिले की जानी मानी हस्ती, प्रसिद्ध धनाढ्य, उनके रिश्तेदार न जाने कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर देश और विदेश दोनों जगह कायम है, कि रात
कि सायंकाल 6 बजे मार्च हत्याकांड, मार्च विद्या मंदिर के पास में गला रेत करके हत्या कर दी जाती। मतलब कितने बेखौफ है हत्यारे फतेहपुर के कि उनको इतने महत्वपूर्ण हस्ती की हत्या करने के लिए गला रेतने का समय है और वो आराम से गला रेत करके उसको फेंक कर चले जाते हैं। और इस हत्याकांड में भी जो सबसे छोटी गर्दन का व्यक्ति था, जो उनका मुंशी था, उसको शक के आधार पर और घर वालों की निशानदेही पर पकड़ लिया जाता है। बताते हैं कि ये भी अपनी संपत्ति का सौदा करने वाले थे और संपत्ति की कीमत लगा रहे थे। बात 300 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये सारा लेन देन नगद और नंबर 1 के धन के रूप में लेना चाहते थे, जिसको लेकर फतेहपुर सहित अगल बगल के कुछ जनपदों के भूमाफियाओं के बीच में कुछ टसल हुई और उन्होंने बड़ी आसानी से, बड़ी हिम्मत से, बड़े इत्मीनान से इन वकील साहब को भी रास्ते से हटा दिया। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हत्याएं रोज होती रहें। आम आदमी की हत्या की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वो विशेष आदमी जिनके लिए कुछ संगठन आवाज उठाते हैं, संगठन धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, जांच का नाटक किया जाता है, आईजी रेंज आते हैं, डीआईजी रेंज आते हैं, एसपी डीएम सब मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद भी वास्तविक हत्यारों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। आखिर क्यों? विद्वानों को मानना था, विद्वानों क्या, सामाजिक विद्वान आज भी ये कहते हैं कि यदि पुलिस चाह ले तो उस क्षेत्र में एक अपराध नहीं हो सकता है। ये चैलेंज है। अगर हो भी जाए धोखे से तो हत्यारा बच नहीं सकता है, अपराधी बच नहीं सकता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। अपराधी हत्याएं पर हत्याएं करते चले जा रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। इसी बीच में एक मुद्दा और भी छाया हुआ है फतेहपुर में। वो फतेहपुर की करोड़ों जनता की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर का। उसमें भी सैकड़ों लाखों की जमीन संपत्ति का आपस में बंदरबाट कर लिया गया है और उसमें इस शहर के नामी गिरामी लोग, नाम उनके प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन क्या प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि उन नामी गिरामी लोगों पर हाथ डाल सके, उनसे पूछताछ कर सके, दूध का दूध और पानी का पानी कर सके? क्या अब आईएएस और आईपीएस का जमीर इतना सस्ता हो गया है कि वो पोस्टिंग और ट्रांसफर के डर से अपराधों का खुलासा नहीं कर पा रहे? सत्ताधारियों के दबाव में वो अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे? यदि वास्तव में इतना उनका जमीर डर गया है तो अब इस देश में आईएएस और आईपीएस की परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी लठमार, किसी भी गंवार, किसी भी अपराधी को जिले का आईएएस और आईपीएस बना देना चाहिए। यह हत्या कल हुई है। आज अधिवक्ता संगठन आक्रोशित है। उन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहे का घेराव कर रखा है। लेकिन कितने दिन और कब तक?
सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और पुलिस ये अच्छी तरह से जानती है कि एक तथाकथित संगठन कुछ दिन बोलने के बाद, कुछ दिन आंदोलन करने के बाद शांत हो जाएंगे और तब धीरे से इन सारे इस हत्या का भी उसी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा, उसी तरह से उसकी फाइल बंद कर दी जाएगी जैसे कि मेरे द्वारा बताए गए पिछले कुछ हत्याओं की फाइलें बंद कर दी गई। यदि यही संविधान कहता है, यदि यही आजादी थी और यदि इसी के लिए हमारे हजारों हजार पूर्वज फांसी पर लटक गए थे, दसियों साल जेलों में बंद रहे थे, तो नहीं चाहिए ऐसी आजादी। हमारे पूर्वज मतलब बाबा के पिताजी जैसे लोग बताते थे कि अंग्रेजों के जमाने में यदि 4 आने की भी छीन, लूट, डकैती पड़ जाती थी तो उस क्षेत्र का एक भी अपराधी साबित नहीं बचता था और वो घटना खुलकर रहती थी। यदि वो सही था तो हमको फिर से वही गुलामी चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी आजादी जिस पर हत्याएं होती रहे और हत्यारे बेधड़क होकर घूमते रहें। क्या ये जनपद एक बार फिर से उम्मीद कर सकता है कि इस हत्या का भी वास्तविक खुलासा होगा, या कोई कहानी बना करके जिसमें कि आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस विशेषज्ञ मानी जाती है, कहानी बनाकर उसका भी पटाक्षेप कर दिया जाएगा और आज ये चिल्लाने वाले अधिवक्ता कल शांत हो जाएंगे। प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।